नमस्कार, मैं साहुल पांडे और आपको बताना चाहूँगा कि आज 7 मई का दिन है। आज का दिन इतिहास में एक खास मायने रखता है। कई बड़े शख्सियत आज के दिन उनका जन्म हुआ। इन्हीं में से एक बड़े शख्सियत थे जिन्होंने हमारे देश का राष्ट्रीय गान जन गण मन लिखा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रविंद्रनाथ टैगोर की, जिन्हें प्यार से लोग गुरुदेव भी कहते हैं। गुरुदेव की जीवनी ऐसी रही है जिसके बारे में जानने की इच्छा सबकी होगी। आज के दौर में जब हम जी रहे हैं तो आज हम देखते हैं कि कई सारे बच्चे इस बात से परेशान होते हैं कि उनका एजुकेशन पूरा नहीं हो पाता है, उनका स्कूल ड्रॉप हो जाता है। गुरुदेव भी उन्हीं बच्चों में से थे जिन्होंने स्कूल ड्रॉप किया, जिन्होंने कॉलेज ड्रॉप किया। बावजूद इसके वो दुनिया के सबसे बड़े कवि बने, पेंटर भी बने, इसके अलावा समाज सेवक भी बने और फ्रीडम फाइटर भी बने। उनकी कहानी सच में रविंद्रनाथ टैगोर बड़े ही रिच फैमिली से आते थे। उनकी फैमिली का जो टाइटल था वो कुसारी था। वो ब्राह्मण परिवार से थे, लेकिन रिच होने के कारण जो है लोग उन्हें ठाकुर कहा करते थे, उनकी फैमिली को ठाकुर कहा करते थे। ऐसे में कुसारी से टाइटल जो है वो ठाकुर हो गया, लेकिन अंग्रेजों को ठाकुर प्रोनाउंस करने में बड़ी दिक्कत आती थी, तो उन्होंने टैगोर जो है उस ठाकुर के बदले टैगोर लगाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उनका जो टाइटल है वो ठाकुर से बदल के टैगोर। जिंदगी से अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि उनके जो दादा थे वो बड़े ही रिच फैमिली से बिलोंग करते थे। वो एक बिजनेसमैन थे और उनके बहुत सारे बिजनेसेस थे, जैसे कि कोल माइन से रिलेटेड बिजनेस था, या फिर सिल्क व्यापार से रिलेटेड बिजनेस था, या फिर आप कहें इंश्योरेंस से रिलेटेड बिजनेस था। इतना बड़ा व्यापार था उनका और इसी वजह से उनकी फैमिली बहुत ही रिच हुआ करती थी। और बड़ी बात यह थी कि उनके जो दादा थे वो राजा राम मोहन राय के जो है बड़े अच्छे दोस्त थे और उनके ब्राह्मण समाज में एक बड़ी हैसियत रखते थे। उन्होंने बहुत सारा योगदान जो है उस समय के समाज सुधार आंदोलन में अपना योगदान उन्होंने दिया था। उसके बाद उनके जो बेटे हुए, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर के पिता, उनके बारे में कहा जाता है कि उनका मन बिजनेस में नहीं लगता था, उनका मन स्पिरिचुअलिटी में लगता था, यानी अध्यात्म में लगता था। इस वजह से वो बहुत साल जो है घर से बाहर रहते थे अध्यात्म की खोज में और अध्यात्म में रमे हुए रहते थे। इधर रविंद्रनाथ टैगोर की माता जी का जो है वो तबीयत भी खराब रहता था, जिसकी वजह से रविंद्रनाथ टैगोर की जो परवरिश हुई वो उनके घर में जो देखभाल करने वाले नौकर होते हैं उनके थ्रू हुई। इसी कारण से जब वो बड़े हुए तब उन्होंने इस पूरे वाक्य को एक टर्म दिया जिसका नाम उन्होंने रखा रेसी, यानी कि एक तरीके का सर्वेंट का रूल। यानी वो अपने आप को मानते थे कि वो सर्वेंट लोगों के रूल के अंदर जो है पले बड़े थे, उनके कहे अनुसार जो है वो पले बड़े थे। रविंद्रनाथ टैगोर की जहाँ तक मैंने शुरू में ही आपको बताया कि उनका पढ़ाई में उस तरीके का मन रमता नहीं था। वो कई बार एक से दूसरे स्कूल और तीसरे स्कूल जाते रहे, यानी कि एक जब पढ़ाई में मन नहीं लगता था तो टीचर से डांट पड़ती थी, जिसकी वजह से उनका स्कूल बदल दिया जाता था। फिर दूसरे स्कूल में भी वही हाल होती थी, तीसरे स्कूल में भी वही हाल होता था। इस वजह से फिर उन्हें जो है स्कूल उन्होंने जाना छोड़ दिया। उनके बड़े भाई थे हेमेंद्र नाथ, उन्होंने जो है फिर उनकी शिक्षा दीक्षा जो है घर पे ही शुरू की और इस दौरान उनको फिजिकल एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन यानी कि साइंस, मैथ वगैरह ये सब फिजिकल एजुकेशन, इसमें जूडो, कराटा, स्विमिंग वगैरह सिखाना शुरू किया। इसके साथ ही उन्होंने ही जो है इस दौरान उनको कहीं ना कहीं म्यूज़िकल लाइन में भी जो है उनका योगदान बढ़ाने की कोशिश करी और उनको म्यूज़िकल ज्ञान देना शुरू किया। इस दौरान जुगुनाथ भट्टाचार्य नाम के एक बहुत बड़े जो है म्यूजिशियन थे। इन्होंने ही जो है हमारा जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, उसकी धुन तैयार की थी। वो भी जो है रविंद्रनाथ टैगोर के घर पे जाते थे और उनको जो है म्यूज़िक सिखाते थे। यहीं से कहीं ना कहीं उनके अंदर ये म्यूज़िक वाला रुझान भी पैदा हुआ। टैगोर जब 12 साल के हुए तब उनके पिता जो है उन्हें लेकर के एक स्पिरिचुअल जर्नी पे निकल गए और इस दौरान कुछ समय वो शांति निकेतन के एक छोटे से जगह में भी रहे। उसके बाद वो पंजाब में जो गोल्डन टेम्पल है वहाँ करीब 1 महीने का समय उन्होंने बिताया, जहाँ वो घंटों देर तक जो है गुरुवाणी सुना करते थे। इसके बाद वो हिमालय गए, जहाँ डलहौजी हिल्स पे में वो रहे और इस दौरान उन्हें अध्यात्म का जो है
एक बड़ा लबोलुआब उनको मिला। उनके पिता ने इस दौरान जो है उन्हें स्पिरिचुअलिटी, इसके अलावा एस्ट्रोलॉजी, मॉडर्न साइंस और साथ ही साथ भारतीय उपनिषद और वाल्मीकि रामायण का जो है ज्ञान दिया, यानी उन्हें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया और इसका ज्ञान उन्हें मिला। ये सब होने के बाद जो है टैगोर इंग्लैंड चले आए। आपको बता दें कि उनके बड़े भाई जो थे वो इंग्लैंड में उस समय ICS यानी कि इंडियन सिविल सर्विस के अधिकारी थे। वो पहले भारतीय थे जिन्होंने इस सर्विस को क्रैक किया था, क्योंकि उस समय ये सर्विस बहुत ही हार्ड हुआ करती थी। इसको क्रैक कर पाना एक भारतीय के लिए खास तौर पे जो है बहुत ही मुश्किल हुआ करता था, और वो पहले भारतीय थे जिन्होंने ये सर्विस क्रैक करी थी, और जिसकी वजह से जो है रविन्द्रनाथ टैगोर को एक अच्छा मौका मिल गया और वो लंदन जा करके उनके साथ रहने लगे। लंदन जाने के बाद उन्होंने जो है यहाँ लॉ में एडमिशन लिया। लॉ की पढ़ाई कर रहे थे लेकिन मन नहीं लगा, तो फिर कॉलेज भी ड्रॉप आउट कर दिया। कॉलेज भले ही ड्रॉप आउट कर दिया, लेकिन इस दौरान उन्होंने अंग्रेजी को बड़े ही अच्छी तरीके से सीखा। इंग्लिश लिटरेचर में उनका मन रमा। उन्होंने शेक्सपियर की कई सारी किताबों को पढ़ा। इसके बाद उनका रुझान जो है म्यूजिक की तरफ हुआ। आयरिश म्यूजिक, स्कॉटिश म्यूजिक और इंग्लिश म्यूजिक उन्होंने इसी दौरान सीखे। ये सारा जो उनका इस दौरान जो भी चीज़ें उन्होंने सीखी, इसका एक गहरा प्रभाव उनके ऊपर पड़ा और आने वाले वक्त में इसी का लबोलुआब उनकी ज़िंदगी में देखने को मिलता है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना पहला नोबेल 16 साल की उम्र में जो है अपनी पहली कविता लिखी थी, जो कि प्रकाशित भी हुई थी उस समय की एक पत्रिका में। इसके बाद 22 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला नोवेल लिखा और उसके बाद से वो लिखते ही चले गए। उन्होंने कई सारे ऐसे नोवेल्स लिखे। उनकी जो एक कविताओं की संग्रह है जिसे गीतांजलि नाम से जाना जाता है, उसे पब्लिश किया गया इंग्लिश और अन्य भाषाओं में भी, जिसके बाद ये इंग्लैंड सहित अमेरिका में भी जो है बहुत फेमस हुआ और इसकी वजह से उन्हें जो है एशिया भर में वो पहले व्यक्ति बने जिसे नोबेल पुरस्कार दिया गया। हम आम तौर पर रविन्द्रनाथ टैगोर को सिर्फ जनगण मन लिखने के लिए जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि वो पहले पूरे एशिया में पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने बहुत सारी म्यूजिकों को सीखा था, जैसे कि स्कॉटिश म्यूजिक, इंग्लिश म्यूजिक। इसके अलावा उन्हें भारतीय क्लासिकल संगीत भी आता था, साथ ही साथ कर्नाटिक म्यूजिक भी उन्हें आता था। उनका जो म्यूजिक इस सब से निकल के आता था वो इस सब का फ्यूजन हुआ करता था, और जिसकी वजह से उनकी ये म्यूजिक जो है काफ़ी पॉपुलर हुई। आज के बॉलीवुड गानों में भी आप उसकी झलक देख सकते हैं। आपको बता दूं, आपने हाल ही में अरिजीत सिंह द्वारा गाया हुआ एक गाना भी सुना होगा, आमरो परानो जाय छो। ये गाना जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही लिखा था। इसके अलावा एकला चलो रे जो गाना है वो रविन्द्रनाथ टैगोर का एक ऐसा जीवंत गाना है जो आज भी लोग गुनगुनाते रहते हैं। इसके अलावा 1905 में जब बंगाल का बंटवारा हुआ, तब रविन्द्रनाथ टैगोर के हृदय से निकली हुई एक कविता सामने आती है और वो लिखते हैं कि हमार सोनार बांग्ला, जो आज के डेट में बांग्लादेश यानी हमारे पड़ोसी देश का जो है राष्ट्रगान है। यानी उन्होंने दो देशों के लिए राष्ट्रगान लिखा, एक हमारे देश भारत के लिए और एक हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश के लिए। रविन्द्रनाथ टैगोर की शख्सियत ऐसी थी कि उन्हें अंग्रेज भी बड़े सम्मान की नज़र से देखते थे। यही कारण है कि उन्हें अंग्रेजों ने नाइटहुड की उपाधि दी थी। लेकिन जब 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है, तब रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी यह उपाधि अंग्रेज की सरकार को वापस कर दी थी उसके विरोध में। इसके अलावा हम जब देखते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर जो है एक तरीके से फ्रीडम फाइटर भी थे। उनका एक बड़ा योगदान जो है फ्रीडम के दौर में रहा है, फ्रीडम के स्ट्रगल में रहा है। लेकिन वहाँ पे हम देखने को मिलता है कि जहाँ एक और गांधी नेशनलिज्म को प्रमोट कर रहे थे, वहीं टैगोर का जो विचार था वो इससे थोड़ा हटकर था। गांधी नेशनलिज्म की बात करते थे, जबकि टैगोर की जो आइडियोलॉजी थी वो इंटरनेशनलिज्म की बात करते थे। इंटरनेशनलिज्म की अगर हम बात करें तो ये कहीं ना कहीं भारतीय परंपरा से जुड़ी हुई एक वृहद संस्कृति रही है भारतीय परंपरा की। आपने सुना ही होगा वसुधैव कुटुंबकम, यानी इस दुनिया में इस धरती पर रहने वाले सभी लोग आपस में भाई बहन हैं, और उसी को कहीं ना कहीं जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जो है अपनी आइडियोलॉजी में शामिल करते हैं।
गांधी मानते थे कि नेशनलिज्म से भारत में एकीकरण की भावना आएगी और इसके जरिए जो है हम अंग्रेजी शासन को उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर का मानना था कि अगर नेशनलिज्म बहुत ज्यादा हद तक बढ़ जाएगा तब भारतीय लोग सिर्फ अपने ही देश के बारे में सोचेंगे और बाहर के देशों को नीचा मानेंगे, जो कि सही नहीं है। ऐसे में वो इंटरनेशनलिज्म को प्रमोट करते थे। उनकी आइडियोलॉजी इंटरनेशनलिज्म की थी, यानी वसुधैव कुटुंबकम की थी।